जी हां दोस्तों, आखिरकार वही होने जा रहा है जिस बात का डर भारतीय जनता पार्टी और बागी खेमों को सता रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 16 जून खत्म होते होते ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी जीत के संकेत मिलने लगे। आखिर ओम बिरला के यहां पर ही बागी और शाह को कैसे पटखनी मिलने जा रही है, और अदालत की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो क्या राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के ममता बनर्जी ने जो कुछ खेल किया, या फिर यूं कहें कि एक झूठ के मकड़ जाल को तोड़ने के लिए जिस अंदाज में कदम उठाया, वो कामयाब हो चुका है। क्योंकि दोस्तों, वो ओम बिरला जो कि संसद के भीतर मोदी शाह के लिए काम करने वाले के तौर पर जाने जाते हैं, वो कैसे सकपका गए हैं, वो कैसे कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, और अब वो दोनों गुटों को बुला रहे हैं। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें, क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल राहुल, ममता समेत इंडिया गठबंधन ने ऐसी तैयारी की कि मोदी शाह के लिए संसद में काम करने वाले खुलेआम ओम बिरला स्पीकर सकपकाए से घूम रहे हैं। हालात ऐसे बन गए कि शाह और बागियों का पूरा खेल पलटता दिख रहा है। जो बिरला भाजपा द्वारा तोड़े गए बागियों के पक्ष में फैसला देने जा रहे थे, वो वहीं रुक गए। मतलब सब कुछ उल्टा पलटा दिख रहा है। और ऐसे में संकेत के साथ दो बड़े महत्वपूर्ण कदम सामने आएंगे, जिसमें उन बागियों के संसदीय जाने से लेकर के विलय का खेल असंवैधानिक साबित होना है। अब दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला टीएमसी के बागी सांसदों से जुड़े मामले में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते हैं। इस मामले में वो दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही अपना फैसला करेंगे। लेकिन क्या हुआ था बंगाल में? जैसे ही दिल्ली के इशारे पर वो 58 विधायकों का गुट उनके पास गया, उन्होंने फौरन यस बोल दिया। बिरला भी उसी तैयारी में थे, लेकिन मौका हाथ नहीं लग पाया, क्योंकि यहां कानूनी दांवपेच है। दोस्तों, जो जानकारी मुझे आ रही है उसके मुताबिक टीएमसी के सांसदों के गुट को लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय की ओर से ईमेल भेजा गया, और ईमेल के जरिए सांसदों को मुलाकात के लिए बुलाया गया। यानी कि खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ही इस पूरे मामले पर अब कहीं न कहीं हाथ बांधे हुए खड़े हैं कि करें क्या। दोनों पक्षों की दलीलें और उनका पक्ष सुनने के बाद स्पीकर इस फैसले में आगे का फैसला करेंगे। तो फिर क्या होगा बागियों का जो सपना देख रहे थे बड़े बड़े? क्या होगा मोदी शाह की प्लानिंग का, जिससे वो भाजपा को 272 सांसदों तक संसद में पहुंचा रहे थे? क्योंकि अभी तो महज बिरला की यहां बाजी पलटी है, अदालत में तो पूरी कहानी और पूरा षड्यंत्र टूटकर बिखरने वाला है। जैसा कि लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य ने संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून का हवाला देते हुए बताया, नियम के मुताबिक केवल एक राजनीतिक पार्टी ही दूसरी राजनीतिक पार्टी में विलय कर सकती है। सांसद या विधायक खुद अपनी मर्जी से किसी पार्टी का विलय नहीं कर सकते। अगर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व विलय का फैसला करता है, तब सांसदों को उसे मानना होता है। दूसरी ओर चुनाव आयोग के एक पूर्व अधिकारी, जिन्होंने बागियों के इस कदम को एक अनोखा प्रयोग बताया, उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए में सांसदों द्वारा इस तरह किसी पार्टी को टेक ओवर करके विलय करने का कोई जिक्र ही नहीं है। लीजिए जी। अब ऐसे में बागियों की ओर से भाजपा की सांसें अटकी हैं, बागियों और भाजपा दोनों की। तो वैसे में आगे क्या? तो आपको बताएं कि मामला ऐसा फंस चुका है कि अब लोकसभा स्पीकर बिरला की भी सांसें अटक गई हैं कि हम फैसला बीजेपी के पक्ष में, मतलब टीएमसी के बागियों के पक्ष में तो दें, मगर अदालत में थू-थू ना हो जाए। इसीलिए अब कानूनी मंत्रालय की लिखित राय पर ही फैसला लेंगे। मतलब ममता गुट की यह पहली जीत। माना जा रहा है कि कानून मंत्रालय बिना किसी वरिष्ठ विधि अधिकारी से विचार विमर्श किए इस मुद्दे पर कोई भी कानूनी राय नहीं देगा। और ऐसे में कहा जा रहा है कि स्पीकर की ओर से लिखित में राय मांगे जाने की संभावना इस वजह से है ताकि अगर उनके फैसले को अदालत में चुनौती दी जाए तो न्यायिक समीक्षा में पूरी तरह खरा उतरे, थू-थू ना हो। यानी कि दोस्तों, जो बात मैं 2 दिनों से आपको बता रहा था अपने शोज के जरिए, उसी पर हूबहू मोहर लग चुकी है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले शो में बताया था कि बिरला के यहां मामला अटक गया, तो आगे देखते जाइए क्या क्या होता है और कैसे कैसे बीजेपी और बागियों की फजीहत ही नहीं थू-थू होती है। अब यह भी कहा जा रहा है कि संसद के मानसून सत्र से पहले फैसला आ सकता है। आमतौर पर संसद का मानसून सत्र जुलाई के तीसरे हफ्ते में आयोजित किया जाता है। अब दोस्तों, हालांकि दलबदल कानून की मार से बचने के लिए शाह और बागियों ने चालें तो खूब चली, मगर कामयाबी मिलती हुई नहीं दिखी।
जैसा कि संडे को ही यानी कि मंडे को सोमवार को लोकसभा स्पीकर से ऑफिशियली मिलने से पहले इन बागी सांसदों ने शाह के इशारे पर लोकसभा स्पीकर बिरला से मुलाकात की, सदन में अलग जगह मुहैया कराकर औपचारिक तौर पर अनुरोध किया और उसके अगले दिन स्पीकर से औपचारिक तौर पर मुलाकात की। मगर तादाद कितनी थी आपने देखा, हमने देखा महज 17। 20 का दावा था, 17 थे। अब बागी गुट का दावा कि उन्होंने त्रिपुरा आधारित पार्टी एनसीपीआई में विलय करके संविधान की 10वीं अनुसूची की शर्तों का पालन किया, मगर यह मामला भी खटाई में पड़ चुका है। और सबसे बड़ी और अहम बात जो बागियों और बीजेपी के खिलाफ जा रही है कि उन्होंने दावा किया है कि उनके साथ 20 एमपी हैं, मगर वो बिरला के पास सिर्फ 17 को लेकर पहुंच पाए, जिसे दुनिया ने देखा। अब दोस्तों, ओम बिरला के हाथ पांव फूलते दिख रहे हैं। खबर आई कि इस पूरे मामले में लोकसभा अध्यक्ष पहले संबंधित पक्षों को सुनेंगे, सभी तथ्यों पर विचार करेंगे, इसके बाद कानूनी विचार विमर्श, कानून मंत्रालय से सलाह लेने के बाद ही बागी गुट के विलय और उससे जुड़े अन्य मुद्दों पर कोई भी आधिकारिक फैसला लेंगे। जाहिर है टीएमसी के सांसदों को तोड़कर मोदी शाह फायदा उठाने की कोशिश में थे, क्योंकि मोदी शाह की सांसें संसद के दोनों सदनों में अटकी हैं। हालांकि राज्यसभा चुनाव का मौजूदा दौर एनडीए को 2/3 बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचने में मदद करेगा, अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन लोकसभा में टीएमसी सांसदों के पाला बदलने के बावजूद 363 के जादुई आंकड़े से बहुत दूर रहेगा, कितनी भी तोड़फोड़ ये कर लें। और शायद इसीलिए महाराष्ट्र में ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। अब दोस्तों, राज्यसभा में एनडीए की मौजूदा हालत है 148 सांसदों की संख्या में 3 और सीटें जुड़ गई टीएमसी की। ये बढ़ोतरी झारखंड और मिजोरम में हो रहे राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों की सीटें जीतने से हो सकती हैं। टीएमसी के 3 राज्यसभा सदस्यों के इस्तीफे के बाद उपचुनाव में एनडीए पश्चिम बंगाल की 3 सीटें जीत सकती है। इससे उसकी कुल संख्या 154 हो जाएगी, जो उच्च सदन में यानी कि राज्यसभा में 2/3 बहुमत से 9 कम है। चूंकि उच्च सदन में राज्यसभा में टीएमसी के और सांसदों के इस्तीफा देने की अटकलें बीजेपी लगवा रही है, ऐसे में एनडीए 163 का आंकड़ा छू सकती है। बीजेपी ऐसी उम्मीद पाले हुए बैठी है। मगर दोस्तों, नवंबर तक सत्ताधारी गठबंधन की ताकत कम भी हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 10 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। राज्य विधानसभा में अपनी बेहतर संख्या के बल पर समाजवादी पार्टी को राज्यसभा में कुछ सीटें मिलेंगी। विपक्षी इंडिया गठबंधन के साथ अभी 64 सांसद हैं। डीएमके के 8 सांसदों के अलग होने और आपके 3 सांसदों के गठबंधन से दूरी बना लेने के बाद यह स्थिति बनी। खैर, यह तो संसद की बात रही, संसद के भीतर की बात। लेकिन दोस्तों, 16 जून को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जिस तरीके से ईमेल भिजवा करके दोनों गुटों के लोगों को बुला करके विचार विमर्श करके उनके पक्ष को जानने की बात की है, यही दरअसल दर्शा दे रहा है कि साहब यहां पर बागियों और शाह की फजीहत और हार है, क्योंकि अभी तक ऐसा देखने को मिला नहीं है। अगर जरा भी मामला सत्ता पक्ष बीजेपी और उनके अनुकूल होता है तो फौरन बिना सोचे समझे वो फैसला ले लेते हैं और कहते हैं कि जाइए ना भाई, अगर आप सहमत हैं इस फैसले से तो जाइए, कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। एसआईआर से लेकर दूसरे सारे मामले में हमने यही देखा। चुनाव आयोग की स्थिति क्या रही, सीधे सीधे कहता है। और उस चुनाव आयोग ने क्या कुछ नहीं कराया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला क्या कुछ नहीं करते हैं दोस्तों। किसी ने बिल्कुल सटीक कहा था, इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करने में भारतीय जनता पार्टी और संघ तो है ही है, लेकिन उसके बाद 2 संस्थानों का सबसे बड़ा आपराधिक योगदान है, एक मीडिया का और दूसरा लोकसभा के स्पीकर का, जो ओम बिरला का। क्योंकि लोकतांत्रिक देश के अंदर सब कुछ चुनाव के इर्द गिर्द लाकर खड़ा कर दिया गया। चुनाव आयोग चुनाव जिता देता है इसे, सत्ता पक्ष को, और संसद के भीतर जहां पर जनता की आवाज बंद करके विपक्ष मुद्दे उठाता है, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला उठाने नहीं देते। अगर उठाने देते तो मिडिल ईस्ट के संकट पर जब राहुल गांधी ने कहा था कि चर्चा कर ली जाए, आगे डीजल पेट्रोल एलपीजी का संकट होगा, तो उन्होंने कहा क्या फालतू के मुद्दे लेकर के आते हो, ये ओम बिरला है। उस पद की गरिमा, वरना ऐसे लोगों की इज्जत के बारे में तो मैं क्या ही कहूं। तो दोस्तों, ये वो स्थिति है जिस स्थिति में अब ओम बिरला के हाथ पांव फूले हुए हैं। यानी कि अब ओम बिरला दोनों पक्षों को सुनेंगे, कानून मंत्रालय से, कानून के जानकारों से, एक्सपर्ट से राय लेंगे और तभी कोई फैसला करेंगे, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच ही रहा है। अब इन तमाम स्थितियों में ममता बनर्जी के खेमे के लिए एक संतुष्टि, एक राहत
और एक जश्न के आने वाले आहट के संकेत हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर बंगाल का तोड़फोड़ का भारतीय जनता पार्टी वाले इस पूरे ऑपरेशन का अगर गेम धराशायी हुआ, यकीन मानिए इस देश की राजनीति में एक नए बदलाव का एक संकेत ही नहीं होगा, बल्कि एक पहला और बड़ा कदम होगा जिसकी बुनियाद पर आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलेगा। क्योंकि महाराष्ट्र के कारण शिंदे और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ताक लगाए बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों अब आगे क्या होगा, इंतजार करना होगा। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।